मेरा नाम नंदिनी है, मैं 31 साल के हूँ और मेरा शरीर बहुत ही कोमल है और मेरा चेहरा इतना गोरा है क्यों कोई भी देख कर रह नहीं सकता। एक दिन गांव में विवाह की चहल पहल थी, सारी औरतें सज धज के इधर से उधर घूमे जा रही थी, सारे मर्द भी साथ सज करके इधर उधर इतरा के घूम रहे थे। बारात बस निकलने ही वाली थी। हमारे गाँव में विवाह के अवसर पर एक बड़ी मनोरंजक रस्म अदा होती है। बारात के रवाना हो जाने के बाद वर के घर पर रत जगा होता है। मोहल्ले व नाते रिश्ते की सभी महिलाएं उस रात वर के घर पर इकट्ठी होती हैं और फिर जागरण की उस बेला में विवाह की सारी रस्में पूरे विधि विधान से संपन्न की जाती हैं। कोई स्त्री वर का रोल तो कोई वधू का रोल अदा करती है। अच्छा खासा नाटक सा होता है, हंसी मजाक का वह आलम रहता है कि हंसते हंसते स्त्रियों के पेट दुखने लगते हैं। घर में पुरुषों के ना होने से महिलाएं खूब खुलकर हंसती खेलती हैं। सारे मोहल्ले को वे सिर पर उठा लेती हैं। उधर असली विवाह होता है और इधर बारात में वर के साथ ना जा पाने वाली महिलाएं विवाह में भाग लेने के अपने शौक को इस रस्म द्वारा पूरा करती है। सरोजा भाभी को इस रस्म से बड़ा लगाव सा है। अवसर आते ही वे सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। इस अवसर पर वधू बनने के लिए भी वे बड़ी उत्सुक रहती हैं। दूसरी स्त्रियों की तो इसके लिए खुशामद करनी पड़ती है, मगर सरिता भाभी तो खुद ही कह देती हैं, अरे तो चिंता क्यों करती हो, कोई नहीं बनती तो मैं ही बन जाती हूँ। दुल्हन बनने में कैसा संकोच, औरत जात दुल्हन बनने के लिए ही है। यूँ दुल्हन बनने के साथ ही अपने नकली वर का अपने हाथों से श्रृंगार करने का भी सरोजा भाभी को शौक रहा है। मास्टर साहब के लड़के की बारात जाते ही सरोजा भाभी अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उनके घर पहुंच गई। आते ही स्त्रियों के इकट्ठा होने की बड़ी व्याग से प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पड़ोसियों व नाते रिश्ते वालियों का कामकाज अभी तक क्यों नहीं निपटा। अगर देर से शुरू करेंगी तो सारी रस्में रात भर में पूरी नहीं होंगी। कैसी हैं यह औरतें, इन्हें इस मामले में उत्साह ही नहीं है। इस बहाने हंसने खेलने का मौका मिल जाता है। इतना भी नहीं समझती काम काज तो रोज ही करना है, पर ये रोज कहाँ होता है। 8-10 स्त्रियों के आ जाने पर सहज ही बात चल पड़ी, आज दुल्हन कौन बनेगी। सरोजा भाभी ने फौरन जवाब दिया, मैं बनूंगी दुल्हन की फिक्र मत करो, दूल्हा की तलाश करो। बोलो कौन बनेगा मेरा दूल्हा। सभी स्त्रियों ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बाबा, तुम्हारा दूल्हा बनने का सामर्थ्य हम में नहीं है। तभी मैं आ गई। मैंने आते ही पूछा, क्या बात है, दूल्हा दुल्हन अभी तक सजी क्यों नहीं। सरोजा भाभी ने फौरन कहा, अरे मैं दुल्हन बनी कब तक सजी, सॉरी बैठी हूँ, लेकिन अभी तक दूल्हा ही नहीं सजा। क्यों, बस तेरा इंतजार था। क्यों भला, तुझे दूल्हा बनना है ना। नहीं बाबा, तुम्हारा दूल्हा मैं नहीं बन सकूंगी। क्यों, मैं क्या इतनी बुरी हूँ। नहीं सरोजा भाभी, तुम तो हजारों में एक हो, रूप रंग चाल ढाल नाक नक्श बातचीत सब में हीरा हो। क्यों मजाक कर रही है रानी, यह मजाक नहीं है। सरोजा भाभी, मैं अगर पुरुष होती तो क्या करती, तो मैं सचमुच तुमसे शादी कर लेती, और अगर शादी नहीं हो पाती तो मैं तुम्हें भगा ले जाती। मेरी इस बात पर ऐसे कहे लगे, ऐसी तालियां बजी कि आसपास के घरों से जो महिलाएं अभी तक नहीं आई थी वे भी निकल आई। सरोजा भाभी मेरा हाथ थाम कर बोली, तब तो आज मैं तुझे दूल्हा बनाए बिना नहीं मानूंगी। नहीं बाबा, मुझे बख्श दो, नहीं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं सरोजा भाभी, किसी और को दूल्हा बना लो। अरे तेरे से अच्छा दूल्हा भला कहाँ मिलेगा। मैंने छेड़ते हुए कहा, घर से जमींदार भैया को बुला दूं। अरे वे तो बारात गए हैं, आज की रात तो बस तू ही मेरा दूल्हा है, तुम हमें परेशान तो नहीं करोगी। सरोजा भाभी, अरे अपने मन के दूल्हे को भला कोई परेशान करती है। कह लगाते हुए सभी मुझको विवश करने लगी। बसंती भाभी तो मास्टर साहब के घर में से मर्दाना लिबास भी ले आई। मेरी साड़ी उतार कर मुझे पेंट शर्ट पहनाने लगी। मैं ना करती रही, मगर सरोजा भाभी ने मुझे मर्दाना लिबास पहना दिया। पाव में मोजे पहनाते सरोजा भाभी ने रेखा के कोट के खुले हुए बटन को लक्ष्य कर कहा, अरे तू मेरा दूल्हा बन रही है तो इसे तो ढक ले। दूसरी स्त्रियों ने भी चुटकी ली, हारी और जरा मुझे भी लगा ले। सरोजा भाभी को यह बात पसंद नहीं आई। वे बोले, नहीं रे, अब तो मूछ मुंडों का जमाना है, मुझे भला कौन रखता है। स्त्रियों ने चुटकी ली, भाभी दूर क्यों जाती हो, अपने घर में ही देख लो ना। हमारे जमींदार भैया तो अभी भी बड़ी बड़ी झबरी मूछों के कायल है, तू भी बड़ी सी मुझे लगा ले मालती। मैंने भी सरोजा भाभी को छेड़ने के ख्याल से कहा, हाँ रे ले आओ।
मुझे मूछों से मैं पूरा मर्द दिखूंगी। सरोजा भाभी का चेहरा उतर गया। वे तुनक कर बोली, मैं नहीं लगाने दूंगी मुझे। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हम तो लगाएंगे मुझे, तो फिर मैं तुझे दूल्हा नहीं बनाऊंगी, मत बनाओ। मैं कोट उतारने लगी। सरोजा भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और अनुनय के स्वर में बोली, रेखा मुझे परेशान मत कर। परेशान तो तुम कर रही हो भाभी, मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं लगाने दे रही हो? जमींदार भैया की भी मुझे है, तुम फिर मेरी। तू उनका नाम यहाँ मत ले। क्यों ना लूं? अरे मालती, आज मेरी मर्जी का श्रृंगार करने दे पगली। सरोजा भाभी के भीगे कंठ व उनके इस भंगिमा से मैं द्रवित हो गई। शरारत की मुद्रा को त्याग कर आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उनके सामने बैठती हुई बोली, अच्छा भाभी, तुम अपना मनचाहा श्रृंगार कर दो। सरोजा भाभी को जैसे वरदान सा मिल गया। वह ललक कर मेरा श्रृंगार करने लगी। रजवाड़ा ढंग से उन्होंने मेरे सिर पर साफा बांधा, बाल पर चमचम चमकती बिंदिया भी लगा दी और फूलों का सेहरा भी बांध दिया। सारा श्रृंगार हो जाने पर सरोजा भाभी ने अपनी 0 नंबर की ऐनक उतारी और उसे मुझको पहनाने लगी। मेरी आंखों में फिर शरारत की चमक आ गई। अपनी फूटी हंसी को रोककर मैं बोली, सरोजा भाभी, ऐनक में नहीं लगाऊंगी। भाभी ने दयनीय मुद्रा बनाकर कहा, नहीं रे, ऐनक बिना तो दूल्हा जच्चा ही नहीं है। नहीं भाभी, नक लगाने पर लोग चश्मिश कहते हैं। कहने दे, तू तो चश्मा लगा ले। मैं जानती थी कि सरोजा भाभी नक लगवाए बिना मानेंगे नहीं, मगर मैं फिर भी इनकार करती रही। आजकल नक का फैशन ही नहीं, कौन कहता है आजकल ही तो नक का फैशन है? नहीं है भाभी, चाहो तो सबसे पूछ लो। सभी स्त्रियों को इस शरारत में मजा आ रहा था, इसलिए बिना पूछे इन्होंने अपना मत व्यक्त किया। कमजोर नजर वाले ही लगाते हैं नक। मैंने फौरन इस बात का सिरा थाम कर कहा, भाभी सुना आपने, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तो अपने दूल्हे को नक पहनाऊंगी। मैंने भाभी के कान से मुंह सटाते हुए फुसफुसा कर कहा, क्यों, नक वाला अभी भी मन में बैठा है क्या? भाभी का गुस्से से मुंह फूल गया। दूसरी महिलाएं इस बात को सुन नहीं पाई थी, इसलिए वह चिल्लाई, ये क्या गुपचुप बातें हो रही है? शादी अभी हुई नहीं और अभी कानाफुसी चलने लग। इस बात का ना तो सरोजा भाभी ने उत्तर दिया, ना ही मैंने भाभी के हाथ से ऐनक लेकर पहन लिया और दूसरी ही बात छेड़ दी, यह क्या देर दार लगा रखी है, जल्दी कराओ ना हमारी शादी। स्त्रियों ने चुटकी ली, क्यों, ऐसी क्या बेकरारी है? मैं इतराती हुई बोली, बेकरारी क्यों नहीं होगी, एक रात के लिए ही तो दुल्हन मिल रही है, और वह भी भाभी जैसी नगीना। अभी भी नहीं दुल्हन को भाभी ही कह जाएगी। नहीं री, शादी तो करा दो, फिर मैं इसे प्राण प्यारी कहूँगी, प्रियतमा कहूँगी, पर दूल्हा तो दुल्हन के सामने हल्का लग रहा है। लगने दो है तो दुल्हन का मनपसंद कहे लगते रहे, मगर भाभी का चेहरा फिर भी नहीं खिला। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी गलती पर मैं भाभी के कान के पास मुंह ले जाकर फिर फुसफुसती हुई बोली, मेरी बात का बुरा मान गई भाभी? भाभी ने कहा, क्या बुरा लगेगा, तूने सच ही तो कहा है, या बावरा मन उस छलिया को अब क्यों? मन की लीला मन ही समझता है भाभी, और कोई नहीं। मेरी बात को काटते हुए एक स्त्री बोली, अरे मन की लीला को सुहाग रात के समय समझना और समझाना, अभी तो पूजन हो जाने दे, इतनी उतावली मत बन। यह बात थाक में ही डूब गई और विवाह की रस्में विधिवत शुरू हो गई। वर और वधू के फर्जी माँ बाप ने अपनी अपनी संतान को अपने पास खींच लिया। तुरंत मंत्रों का उच्चारण होने लगा। हर शब्द पर अनुस्वर लगाकर नई संस्कृत में मंत्र बनाए गए। जो कुछ कमी रह गई थी उसकी पूर्ति स्पष्ट उच्चारण से कर ली गई। विवाह घर जैसे धूमधाम मच गई। देखते देखते पूजन कर यादान सब हो गया। विवाह कराने वाले पंडित जी ने दहेज के लिए मंत्र उच्चर किया। दहेज फौरन दे। ठाके लगाने वाली और ताली पीटने वाली स्त्रियां फौरन दौड़ी और दहेज की वस्तुएं ले आई। किसी ने दहेज में झाड़ू दी तो किसी ने जूतों की जोड़ी, कोई अलबेली कंकल ले आई तो किसी ने टूटी कंघी ही दी। इसी तरह एक से एक निराली वस्तुएं दहेज में आती गई। बकायदा सबकी सूची बनी। उस सूची में नाम व वस्तु दर्ज की गई। हंसते हंसते सभी के पेट दुखने लगे। दान दहेज से निपटते ही दूल्हा दुल्हन का जुलूस निकाला गया। दूल्हा दुल्हन को तांगे में बैठाया गया। बैंड बाजा आगे आगे और तांगा पीछे पीछे चला। बाकी महिलाएं मंगल गीत गाती हुई तांगे के पीछे होली। सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए। सब रस्मों को निपटाने के बाद विवाह की खास रस्म सुहाग रात का आयोजन हुआ। दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में ढकेल कर कुंडी चढ़ा दी गई। कुछ अलबेली इस मौके के गीत गाने लगी तो कुछ चुहल करने लगी। ऐसे ऐसे फिक्रे कसे गए, ऐसे ऐसे मजाक हुए कि यदि कोई पुरुष सुन ले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ना हो। भले घरों की महिलाएं भी ऐसा मजाक कर सकती है, यह वह कभी मान ही नहीं सकता।
सरोजा भाभी भी इस सबसे बेखबर सी अपने आज के दूल्हे यानी मुझको बाहों में भरे जा रही थी, चुंबन पर चुंबन लिए जा रही थी। मैं चुंबन की इस बार से जैसे घबरा गई थी। मैं अपनी इस दुल्हन की बाहों की कैद से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। मैं बार बार समझा रही थी, मगर भाभी पर तो जैसे नशा सा सवार हो गया था। वे जैसे होश में ही नहीं थी। तमाशा देखने वाली स्त्रियां हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। सरोजा भाभी को परे झटक कर मैं बाहर आने के लिए उठी की तमाशा देखने वाली स्त्रियों ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। भाभी ने दौड़कर भीतर से कुंडी लगा ली। मैं चीखी, ये क्या कर रही हो भाभी? भाभी ने नटकेश्वर में कहा, छलिया आज तो खुलकर खेल लेने दे। मैंने कहा, होश में आओ भाभी, मैं छलिया नहीं हूँ, यह बस नाटक है। मुझको बाहों में भरते हुए भाभी फुसफुसाई, वह भी तो नाटक ही था। वह छलिया मुझे छल कर चला गया। उसे दौलत चाहिए थी तो वह मुझे बुलावा क्यों देता रहा? मेरे बाबूजी ने तो पहले ही कह दिया था कि उनके पास कुमकुम और कन्या के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर भला वह छलिया ऐनक लगाकर मोहिनी मूरत बनाकर मुझे क्यों ठग रहा? ठगने के बाद भी अब वह मेरे मन में क्यों डेरा जमाए हुए है? जाता क्यों नहीं? भाभी फफक फफक कर रोने लगी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लेकर उनके आंसू पोंछते हुए कहा, उसे अब भूल जाओ भाभी, जमींदार भैया में ही मन लगाओ। जमींदार तो अब मेरे सब कुछ है ही, भले ही वे मेरे काका की उम्र के हो, पर अब है तो मेरे पति। उन्होंने गरीब बाप की इस बेटी को अपनाया तो दुआ ही सही, पर वर तो मिल गया मुझे। मेरा रोम रोम उनका है रे, पर इस मुए मन को कैसे समझाऊं? बाहर से महिलाएं कुंडी खटखटाती हुई शोर मचाई जा रही थी, फती पर फप कस रही थी, मगर भाभी और मैं अपने आप में ही डूबी हुई थी। भाभी की व्यथा से मैं भी अभिभूत हो गई। मैं भी भाभी के गालों पर चुंबन अंकित करती हुई उन्हें अपनी बाहों में कसे जा रही थी। भाभी मेरी बाहों में बड़ी बुदबुदा जा रही थी, छलिया अब तो मुझे छोड़ दे, तेरा मेरा नाता टूट गया, अब क्यों मुझे सताता है रे?